तो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम लोग एमपीपीएससी के प्री के यूनिट 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इस साल हमारे बोल सकते हैं, ये पहले साल भी था पर कुछ टॉपिक्स इसमें नए ऐड हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि पहला जो सब यूनिट है जो कि आपका कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ हैं, हम लोग उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे वो सब चीज़ें उसमें हैं। जो नई चीज़ें उसमें ऐड हुई है उस पे हम लोग अभी डिटेल में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे प्राचीन और मध्यकालीन भारत के आप बोल सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये चीज़ आप पढ़ चुके हो। जो आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो, जो नहीं भी आ रहा है तो उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। पर जिन लोगों ने अभी तक वो चीज़ पढ़ी है वो इसमें काम आएगी, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नया है और बिल्कुल ही वो एक तरीके से एमपीपीएससी ने एक नया टॉपिक आपके उसमें ऐड कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है, बस इसमें थोड़ा सा हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे यही क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये चीज़ इतनी है कि आप पढ़ोगे तो उसमें पीएचडी हो जाएगी। जैसे वेद है तो वेद में आप पढ़ने बैठोगे तो वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। अब वो आपका स्मार्ट वर्क है, अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, सब कुछ भी नहीं पढ़ना है और जो भी पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये स्लाइड में हम लोगों ने ज्यादातर हर टॉपिक्स को ब्रीफली अच्छे से और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके रखा है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोग जो नए टॉपिक्स इसमें ऐड हुए सबसे पहले उसके बारे में एक ब्रीफ में समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सब यूनिट है वो स्टार्ट किससे हो रहा है? संकल्पना एवं विचार, बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज। तो इस सब यूनिट में हम जो भी टॉपिक्स आगे पढ़ने वाले हैं उन सारे टॉपिक्स में हमको क्या देखना है कि उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी संकल्पना क्या है, और दूसरी चीज कि उसका विचार क्या है, उसके पीछे का आइडिया क्या है। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें किसकी अभी मॉडर्न इंडिया के बेसिस पे चल रहे हैं? प्राचीन भारत है या मॉडर्न आप बोल सकते हो कि आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे? प्राचीन भारत, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में है ना, तो हिस्ट्री मतलब कि प्राचीन के पहले क्या हुआ है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमको इसमें देखनी है। तो जो भी टॉपिक्स हम लोग आगे करने वाले हैं उसमें आपको दो चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसका आइडिया क्या है। ये चीज क्लियर हो गई? तो वेद भी अगर हम इसमें वेद पढ़ने वाले हैं आगे, तो वेद के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आइडियाज पढ़ेंगे। इससे ज्यादा हमको नहीं जानना है कि हम पूरा का पूरा उसको ब्रीफ में और डिटेल में कवर करते चले, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये यूनिट का सब यूनिट है, ये चीज याद रखना आप लोग। और ये चीज अभी नई ऐड हुई है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि इसके ये वाले इसके जो भी मटेरियल है वो किसी भी कोचिंग वाले के पास नहीं है और सब बच्चे पहली बार ही इसको पढ़ेंगे। तो आप जितने अच्छे से पढ़ोगे और चांसेस ज्यादातर है कि इसमें से क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि नई चीज ऐड हुई है तो एमपीपीएससी ने कुछ ना कुछ सोच समझ के की होगी। अब मैं इतना सा पूछने वाला हूं कि ये संकल्पना और विचार तो हो गया, और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जो कि सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, भारतवर्ष है, वेद है, उपनिषद है, क्या ये हम लोग अब पहले से नहीं पढ़ते आ रहे हैं? पढ़ते आ रहे हैं। पर एमपीपीएससी ने ये वाली सब यूनिट को फिर से ऐड क्यों किया या अलग से इसको सब यूनिट क्यों बनाया? मतलब ऐड करा होगा ना कुछ सोच समझ के। एमपीपीएससी ने 2 साल पहले भी सिलेबस चेंज किया था, उस टाइम पे भी तो ये ऐड कर सकते। तो ऐसे तो है नहीं कि ये अभी ऐड कर, ये चीज अभी हुई है। तो आपने सोचने की कोशिश की, आपने सिलेबस तो देखा होगा ना, सबने 1 महीना हो गया लगभग। तो क्यों एमपीपीएससी ने ऐड करने की कोशिश की है या एमपी इसने ऐड किया है? क्या लगता है आप लोगों को? क्यों पहले जरूरत नहीं थी क्या? अभी क्यों रिसेंट में क्यों एकदम से जरूरत पड़ गई? कोई? अभी देखो, जो चीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ी, जो अभी हम गाइड्स में पढ़ते आ रहे हैं, जो अभी हम कंपटीशन में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें भी ये सारी चीजें कवर है। ठीक है, अब उसके पीछे का हम लोगों का ये सिद्धांत बोल सकते हो कि पहले ये जो हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं वो किसने लिखी है? हमारे महर्षियों ने, हमारे आध्यात्मिक गुरु जो पहले थे उन लोगों ने लिखी है, या जिन लोगों ने हम पे आक्रमण किया है उन लोगों की कहीं ना कहीं हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? क्यों इन्वेडर्स का यहाँ पे एक बोल सकते हो कि आक्रमण नहीं हुआ? यूरोपियन ने हमारी एनसीईआरटीज को चेंज नहीं करा। मॉडर्न एजुकेशन जो हम आज के टाइम पे पढ़ रहे हैं उसमें अंग्रेजों का बिल्कुल भी हाथ नहीं है क्या? है ना?
तो जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेसिकली किसके, इन्वेडर्स के थ्रू लिखे हुए हिस्टोरियंस की लैंग्वेज है। ये हमारे पुराने ऋषि महर्षि जिन लोगों ने प्राचीन भारत के बारे में खोज की थी उनकी लैंग्वेज नहीं है। उसके हम लोगों को बोल सकते हो इनके कॉन्सेप्ट्स नहीं मिले हैं कि आप बोल सकते हो कि वही की चीज हम लोग आज के पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे जो अंग्रेजों या इन्वेडर्स जितने हमारी इंडिया में आए उनने हमारी हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश की है। और जब जब हम बोल सकते हो कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे थे तो उस टाइम पे उन लोगों ने एनसीईआरटी हमारे मॉडर्न एजुकेशन को भी चेंज करा था। 1835 में अगर आपको याद हो तो एजुकेशन तरीके से एक्ट बना था वहां पे, जो मैकॉय आया था वहां पे, करा था ना उसने बेसिकली चेंज एजुकेशन सिस्टम को, है ना। तो उसको बारे में नहीं कर रहा, क्यों करा था वो बाद में हम लोग समझेंगे। पर यहाँ पे इस टाइम पे एमपीपीएससी ने इसको ऐड करने की क्यों कोशिश की कि हम लोग अपने प्राचीन भारत के या प्राचीन ज्ञान के बारे में समझ सके। और इसके पीछे का भी रीजन क्या है, आज अभी की करंट गवर्नमेंट, अभी आपकी जो करंट गवर्नमेंट है बेसिकली वो किसकी कोशिश कर रही है, हमारे भारतीय प्राचीन ज्ञान को फैलाने की। ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे वो ज्यादातर कोशिश कर रही है कि हमारे इंडियन प्राचीन वाला, याद रखना, एंशिएंट इंडियन कल्चर को फिर से फॉलो करे या उसके बारे में लोगों को बताए कि हमारा प्राचीन भारत कितना आधुनिक था आज के टाइम पे। हमारे पुराने लोगों को आज के टाइम पता था कि सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, सन से मून तक की और अर्थ की दूरी कितनी है। उस टाइम पे आर्यभट्ट ने इसकी खोज कर दी थी, उन्होंने डिस्टेंस बता दी थी। तो वो तो बहुत साल पहले की बात है ना, 600 बीसी की बात कर रहे हैं हम लोग, 5th सेंचुरी और 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो कितना अंतर आ गया है। करंट गवर्नमेंट का बेसिकली यही मोटिव है कि बेसिकली हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा या जो भी प्राचीन भारत की जो सभ्यता है या बोल सकते हो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको फिर से हम उजागर कर सके। और बेसिकली आप इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद कहां पे बैठने वाले हो, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठोगे, गवर्नमेंट में ही बैठोगे ना, गवर्नमेंट ऑफिसर ही बोले जाओगे ना, एज आप बोल सकते हो सब कलेक्टर ही बनोगे ना। तो वहां पे आपका काम क्या होगा, गवर्नमेंट में बैठ के और कल्चर को फैलाना। सबसे पहले आपको भी नॉलेज होनी चाहिए ना उस चीज की। अगर आपको ही नॉलेज नहीं है तो फिर आप क्या बता पाओगे लोगों को जाके। ये चीज क्लियर हो गई है, समझ में आ गया कि क्यों हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं, समझ में आया, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज कि टॉपिक्स जो है उनको हमने चैप्टर्स की फॉर्म में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर्स को हम 1 बाय 1 एक एक चीज उसको डिटेल में कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज के बेसिस में डिस्क्राइब करेंगे। समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार समझ लें क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, या बोल सकते हो पहला चैप्टर क्या है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, ठीक है। क्या है हमारा, एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। ये चीज क्लियर हो गई, जो हमारा क्या है, एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन या भारतीय ज्ञान की परंपरा, ठीक है। कैसी ज्ञान की परंपरा, किस टाइम की, प्राचीन भारत की, ठीक है। प्राचीन भारत में किस तरीके की ज्ञान परंपरा दी जाती थी या किस तरीके का ज्ञान उस टाइम पे परंपरा थी देने की। ये चीज क्लियर हो गई। एक एग्जांपल बता सकते हो प्राचीन भारत में किस तरीके की परंपरा चल रही थी एजुकेशन के मामले में। ये चीज हमने पढ़ी है ना महाभारत में, और बोल सकते हो कि रामायण में देखिए। तो उस टाइम पे स्कूल नहीं हुआ करते थे, ठीक है। बेसिकली वहां पे उस टाइम पे क्या होता था, गुरुकुल हुए करते थे, और गुरुकुल में भी क्या होता था, हम लोगों को गुरु के घर पे जाना रहता था, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने आपके महाभारत में और आपने रामायण में देखी होगी। ये चीज क्लियर हो गई। फिर इसके बाद है हमारा भारतवर्ष। भारतवर्ष मतलब कि भारतवर्ष जो हमारा बोला जाता है कि जैसा अभी करंट इंडिया है, जो हमारा भारत है, और उस टाइम पे भारत कैसा था, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या थे, उसके आइडियाज क्या क्या थे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेद। इसके बाद उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, सदर्शन, स्मृतियां, ऋण सभा समिति, पुरुषार्थ, ये चीज क्लियर हो गई। ये सारी की सारी चीजें अब हम लोगों को क्या करनी है, कवर करनी है एक एक टॉपिक के साथ। ये चीज क्लियर हुई, समझ में आया। और ये सारी चीजें जो कि अगले हमारे यूनिट का पार्ट है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। किस चीज को, आधुनिक प्राचीन भारत को और मध्यकालीन भारत को। जिन लोगों ने भी पढ़ा है उसको यहाँ पे आके कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना, ये चीज याद रखना।
ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं नया टॉपिक है, इसमें से इसमें कुछ कनेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सब इंटर रिलेटेड ही है। ये चीज क्लियर हो गई। देखो हमने यहाँ पे चैप्टर्स बना दिए, ठीक है, तो चैप्टर्स की फॉर्म में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। ये चीज क्लियर हुई। तो हमने अभी समझा क्या प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, तो प्राचीन भारत में किस तरीके की ज्ञान की परंपरा चल रही थी, उस चीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो भारत में ज्ञान की प्राचीन प्रणालियों में मूल रूप से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाना, पर्यावरण के साथ मानव की बातचीत, दो चीजें यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट बताई कि पहले भारत में किस चीज के ऊपर ज्यादातर वो फोकस करते थे, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की, ठीक है। जिस टाइम पे आज के टाइम पे हमारी क्यूरियोसिटी है किस चीज के लिए जानने की, कि जो ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, ठीक है, सन किस तरीके से राइज करता है, कैसे सनसेट करता है, या जो हमारे को आज के टाइम पे विजिबल है कि सन मून स्टार्स इनका होना नहीं होना, ये सारी की सारी चीजें एक रहस्य है, ठीक है, कि बोल सकते हो रहस्य तो नहीं, जो हमारी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। पहले रहस्य थी, अब हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया, हमने पता भी कर लिया क्या सारी चीजें, पर कुछ अभी भी ऐसे रहस्य हैं जो कि सॉल्व नहीं हुए, जैसे कि ब्लैक होल हुआ, ठीक है। ब्लैक होल के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, वो अभी भी क्या है, एक तरीके की मिस्ट्री है, प्रॉपर उस पे आज किसी ने भी थ्योरी नहीं दी है कि प्रॉपरली ब्लैक होल कहां पर है, कैसा है, कितना बड़ा है, ये सारी चीजें कहीं भी क्लियर नहीं है, ये अभी भी रहस्य है। और ये आज के लिए रहस्य, तो पहले के लोगों को पहले के लोगों के पास भी क्या थे, जिज्ञासा थी उसको जानने की। ये चीज क्लियर हुई, समझ में आया। और दूसरी चीज, पर्यावरण के साथ मानव की बातचीत। पहले के लोग कहां रहते थे, घरों में रहते थे, जंगल में रहते थे, जंगलों के आसपास में रहते थे, ऐसा नहीं है तो घर भी बनाते थे तो वो जंगल के पास में रहते थे, तो पर्यावरण के साथ उनका क्या था, बातचीत थी, उनका रहना। और उस टाइम पे वो लोग क्या थे, वो चीज भी उनके अंदर थी कि भैया उसको ज्यादा मतलब हार्म नहीं करना है एनवायरमेंट को, अगर आपने हार्म किया तो कहीं ना कहीं क्या होगी, हमारे लिए ही दिक्कत पैदा होगी। ये चीज क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट क्या है, जीवन का दर्शन। जीवन का दर्शन मतलब कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ। फिलॉसफी ऑफ लाइफ मतलब हमारी लाइफ की फिलॉसफी, हम कैसे जन्म लेते हैं, कैसे बड़े होते हैं, कैसा हमारा व्यवहार रहता है, और सबसे बड़ा जीवन का हमारा रहस्य क्या है, मृत्यु। अभी तक किसी को पता है चला कि मृत्यु कैसे होती है, ये भी अभी भी फिलॉसफी है ना, सब अपने अपने बारे में बताते हैं कि आत्मा निकलती है, ये सारी चीजें हमारी एक तरीके से क्या है, फिलॉसफी है लाइफ का, कि हमारा जन्म लेना, हमारा मरना, ये सारी की सारी हमारी लाइफ की फिलॉसफी है। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, हमारे एनवायरमेंट के बारे में, कि हम किस तरीके से उसको कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, वातावरण आपको पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें थी। साथ में क्या था, कला और सौंदर्य की बात होती थी, या आर्ट एंड क्राफ्ट की बात होती थी, और हमारी बाकी की चीजें कि हमारा कैसे विकास हो, ये इथिकल या मोरल वैल्यूज, मतलब कि सारे के सारे जो मानवीय गुण थे वो किस तरीके से उस टाइम पे उजागर थे, उस टाइम पे कैसे मॉरल वैल्यूज हुआ करती थी, कैसी इथिकल वैल्यूज हुआ करती थी। एथिक्स एक सब्जेक्ट है ना हमारा, ठीक है, तो उसमें भी हमको क्या पढ़ने हैं, हमारे मोरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज के बारे में, उस चीज में आपको डीप में पढ़ना रहता है। तो यहां पर भी उसके बारे में पता है कि पहले प्राचीन टाइम पे, उस टाइम पे एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज कैसी हुआ करती थी, मानवीय गुण कौन कौन से हुआ करते थे। ये चीज क्लियर हुई, समझ में आया। ठीक है। अब अगर हम इतिहास की झलकियां देखें तो सबसे पहली चीज, अब यहां पे ध्यान से समझना कि इसके बाद हम लोग टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे आप बोल सकते हो कि पास्ट का या अतीत की झलक देखें तो हमको किस में अपने उस टाइम पे झलक दिखती थी, सबसे पहली चीज थी दर्शन, फिलॉसफी, ठीक है। दूसरा था व्याकरण, तीसरा तीसरा चौथा, पांचवा राजनीति, चिकित्सक, योग, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, जीव विज्ञान, कला, शिल्प, वास्तुकला, धातु कला, खनन, रत्न विज्ञान, जहाज निर्माण, ये सारी की सारी चीजों के बारे में हमको प्राचीन भारत में क्या पड़ता है, देखने को मिलता है, अतीत की झलक मिलती है। झलक मतलब समझते हो ना, ठीक है। जो आज मैथ्स में हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं, जैसे जीरो देख रहे हैं, तो उसकी झलक हमको कहां मिली थी, आर्यभट्ट ने बताई थी। ये चीज क्लियर हो गई ना। तो ये सारी की सारी झलक हमको ये सारी की सारी चीजों में देखने को मिलती है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। और इन सारी चीजों में भी हम ज्यादातर फोकस किसके ऊपर करेंगे,
हमारे खगोल के ऊपर, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ये दो अलग वर्ड है, ये चीज याद रखना। इंग्लिश में थोड़े एक जैसे साउंड करते हैं, पर उसको कंफ्यूज मत होना उस चीज में। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? स्पेस, खगोल विज्ञान बोल सकते हो, कि जो आपको विजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि आपको स्काई में देखने को मिलती है, सन, मून, प्लैनेट्स, ये सारी की सारी चीजों की उसकी स्टडी करना, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी का मतलब ज्योतिष ज्ञान, जो ज्योतिष आप देखते हो कि राशिफल वगैरह, ये सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। समझ में आ गया? ये चीज क्लियर है? अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में बोला जाता था कि भारत हमारा ज्ञान की भूमि है। ज्ञान की भूमि बोला जाता था ना, सोने की चिड़िया तो बोला जाता, पर उससे पहले ज्ञान की भूमि थी। सारे के सारे जो इन्वेडर्स आए थे, या इन्वेडर्स के साथ में जो जो बोल सकते हो कि हिस्टोरियंस आए थे, वहां इंडिया में क्यों आए थे? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बड़ी बड़ी आपने यूनिवर्सिटीज देखी होगी, विश्वविद्यालय देखी होगी। नालंदा जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वहां से मतलब बोल सकते हो विश्व भर से लोग वहां पे पढ़ने के लिए आते थे। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आ गया? तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को आगे कवर करनी है, ठीक है। पर हमारा ज्ञान, अगर बोल सकते हो कि भारत का ज्ञान की बात करें, तो हमारा भारत का ज्ञान एक चीज में मतलब बोल सकते हो कि फोकस नहीं था, कि बस हम लोगों को अगर बोल सकते हो कि वैसे बेसिकली स्टार्ट करें बताए, तो हमारा जो भारत का ज्ञान है वो किस किस फील्ड में बहुत ज्यादा आगे था? क्या बोल सकते हो, मतलब किस किस चीज में हम लोग बहुत आगे थे? अभी नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं बेसिकली, कि अभी के टाइम पे हम लोग किस में आगे हैं, हम लोग किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं? धर्म को, रिलीजन के नाम पे अभी भी हम लोग बहुत आगे हैं, और उस टाइम पे भी बहुत आगे। हम पहले की बात करते हैं, किस किस चीज में हम लोग आगे थे। सबसे पहली चीज रिलीजन में, ठीक है, धर्म में। दूसरी चीज फिलॉसफी में, हमने फिलॉसफी भी दी थी दुनिया भर की। दर्शन में भी हम लोग आगे थे। और तीसरी चीज, अभी आपने बोला चिकित्सक में हम लोग बहुत आगे थे, हमको आयुर्वेद की भी मतलब समझ थी, और मेडिसिन जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं उसकी भी समझ थी, ठीक है। और साथ में किसकी समझ थी? मैथ्स की, साइंस की, मतलब कि गणित की, और विज्ञान की भी हम लोगों को हद से ज्यादा समझ थी। ये सारी की सारी चीजें हमारे एक तरीके के सब्जेक्ट्स थे, और इन सब्जेक्ट्स में इंडिया, प्राचीन भारत बहुत आगे था। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जिस टाइम पे सारी की सारी सभ्यता मतलब जन्म ले रही थी या चलना सीख रही थी, उस टाइम पे हमारा भारतीय जो प्राचीन सभ्यता है वो उस टाइम पे दौड़ रही थी, क्योंकि उन लोगों ने इस मतलब सारे के सारे ज्ञान को अर्जित कर लिया था। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को पता था। ये चीज क्लियर हुई? समझ में आया ये चीज? अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे जो प्राचीन भारत की सभ्यता है, वो उसमें हम लोगों ने किस फील्ड में सबसे ज्यादा हमने रिसर्च की है, या किस फील्ड में हम लोग आगे थे। तो सबसे पहली चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं गणित से, ठीक है, कि गणित में किस तरीके से हमारे लोगों, इंडियंस ने, भारतीय जो मैथमेटिशियंस थे, उन लोगों ने किस तरीके से रचनाएं की थी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए थे और आइडियाज दिए थे। वो दो चीज याद रखना कि ये हमारे यूनिट में क्या चलेंगे, पहले कॉन्सेप्ट्स और आपके आइडियाज। तो गणित में हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स उस टाइम पे दिए गए थे, और कौन कौन से आइडियाज दिए गए थे। ये चीज क्लियर हो गई? समझ में आया? ठीक है। तो कौन कौन, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो गणित, विज्ञान या ज्ञान की किसी अन्य शाखा की संस्कृति को आध्यात्मिक ज्ञान में बाधा नहीं माना जाता था। आध्यात्मिक ज्ञान समझते हो? आध्यात्मिक ज्ञान मतलब नॉर्मल जो ध्यान लगाना, मेडिटेट करना, भगवान की पूजा करना, ये सारी की सारी चीजें आध्यात्मिक ज्ञान में आएंगी। तो ऐसा नहीं था उस टाइम पे, आध्यात्मिक ज्ञान तो हम लोग करते ही थे, पर साथ में गणित की, विज्ञान की जो नॉलेज थी लोगों में, जो पढ़ने वाले थे, उसमें कभी भी बाधा नहीं माना गया। या महर्षि वगैरह जो भी आध्यात्मिक ज्ञान देते थे, वो कभी मना नहीं करते थे किसी से कि भैया गणित मत पढ़ो, विज्ञान मत पढ़ो। ऐसा नहीं था, उनको बाधा नहीं माना गया कि आध्यात्मिक, अगर वो लोग गणित और विज्ञान पढ़ लेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई? तो उस टाइम पे भी हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था, और साथ में गणित, विज्ञान वाली चीजों पे भी हम लोग फोकस करके चलते थे। ये चीज क्लियर हो गई? समझ में आ गया? तो कभी भी हमारे बोल सकते हो कि गणित, विज्ञान, जो ज्ञान, जो आपकी शाखा है हमारी संस्कृति की, उनको आध्यात्मिक ज्ञान में कभी भी बाधा नहीं माना गया है, ठीक है। दोनों चीजें अपने अपने टाइम पे अच्छी थी, और जो भी बच्चे उस टाइम पे प्राचीन भारत में पढ़ते थे, वो दोनों के बारे में पढ़ते थे। ये चीज क्लियर हो गई? जैन ऑल्सो गिव इंपॉर्टेंस टू द कल्चर ऑफ मैथमेटिक्स। जैन मतलब जो जैनिज्म था, उस जैनिज्म के बारे में हम लोग बात करें तो जैनिज्म का एक साहित्य है,
ठीक है, वो सबसे पुराना साहित्य जैनिज्म का क्या है? आगम सूत्र। ठीक है, अगर आगम सूत्र के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने जो भी जैन लोग हैं, वो आगम सूत्र जैनिज्म का सबसे पुराना साहित्य लिटरेचर है। और उस सबसे पुराने लिटरेचर में भी हम लोगों को किसके बारे में देखने को मिला? मैथ के बारे में। मैथ के आपके बोल सकते हो कि संख्या के बारे में देखने को मिला। उसमें काउंटिंग वगैरह थी, उसमें अर्थमेटिक जो जोड़ना घटाना, ये सारी की सारी चीजें उस लिटरेचर में इंक्लूडेड थी। ये चीज क्लियर हो गई। तो जैनिज्म के जो लिटरेचर है, ओल्डेस्ट लिटरेचर है, उसमें भी हमको किसका सबूत मिलता है? हमारी मैथमेटिक्स के कल्चर का। ठीक है, मैथमेटिक्स की संस्कृति का। ये चीज क्लियर हो गई। तो हम समझ सकते हैं कि उस टाइम पे सबसे पुराना आपका बोल सकते हो कि लिटरेचर है, तो उस टाइम पे मैथमेटिक्स लोगों को आती थी। समझ में आ गया ना? इसका यही कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली सबसे पुराने आपके ग्रंथों में हमको अगर मैथ के बारे में पता चल रहा है, तो उससे क्या समझ में आता है कि उस टाइम पे भी मैथ्स थी भैया। हम लोग पढ़ रहे हैं आज तो पढ़ ही रहे हैं, उस टाइम पे भी लोग पढ़ते थे 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी के टाइम पे। समझ सकते हो ना ये चीज की कितनी पुरानी चल रही है? हमारे मैथ और विज्ञान जो हम लोग आज के टाइम पे हम लोगों को जिसमें प्रॉब्लम आती है, वो उस टाइम से चलती आ रही है। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आई। फिर नेक्स्ट क्या है? इवन इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, जैनिज्म के लिटरेचर में तो हमको सबूत मिला ही, साथ में हमको कौन से लिटरेचर में और मिला? बुद्धिज्म के लिटरेचर में मिला। ठीक है, और बुद्धिज्म के लिटरेचर में बेसिकली किस मैथ्स की कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात की थी? अर्थमेटिक के बारे में। अर्थमेटिक मतलब समझते हो? ठीक है, हमारे अंकगणित। ठीक है, अंक का जो गणना करना होता है, वो सारी की सारी चीजें अर्थमेटिक में आती है। अंक गणित मतलब कि प्लस करना, माइनस करना, इंटू करना, डिवाइड करना, ये सारी की सारी चीजें हमको किस में मिली? बुद्धिज्म के लिटरेचर में देखने को मिली। समझ में आ गया? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन निम्न में से किस में मैथमेटिक्स की बोल सकते हो कि झलक हमको देखने को मिली थी, तो दो याद रखना, अगर जैनिज्म है और दूसरा बुद्धिज्म है। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज क्लियर है? ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी अभी वो समझा कि जैनिज्म का सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर क्या है? आगम है, तो बुद्धिज्म का भी तो होगा। किसी ने पूछा ही नहीं, तो बुद्धिज्म का सबसे पुराना लिटरेचर क्या है? त्रिपाठी का। ठीक है, त्रिपाठी का मतलब कि 3 बास्केट्स के बारे में, ये सबसे पुराना लिटरेचर है। उस लिटरेचर में हमको इसका सबूत मिलता है देखने को। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो यहां से भी मैं वही बोल रहा हूँ कि बीच में आपको खुद को क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। अगर बुद्धिज्म लिटरेचर लिखा है यहाँ पे, बुद्धिज्म लिटरेचर में भी आपको पता होना चाहिए ना कि अगर कौन सा लिटरेचर में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको खुद बनाने पड़ेंगे। आपको खुद से भी क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि ये पॉइंट पढ़ने के बाद मैंने क्या सीखा। ये चीज क्लियर हो गई। ये सारे का सारे चीज आपके लिए होमवर्क है कि आप जब पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आना चाहिए। बुद्धिज्म लिटरेचर तो पढ़ लिया बस, बुद्धिज्म लिटरेचर ऐसा नहीं है, फिर इसके बाद आपको पता भी तो होना चाहिए कौन से बुद्धिज्म लिटरेचर की बात हो रही है। ये चीज क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हमको आगे पढ़ना है कि स्लाइड के साथ साथ जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो ब्रीफ में वो सारी चीजें हमारी कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे को पता है एमपीपीएससी प्री अगर हम फोकस करके चल रहे हैं तो फैक्चुअल मतलब चीजों पे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्स कहीं से भी आ सकते हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हम अपने साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि गणित में कौन कौन से मैथमेटिशियंस हुए हैं। ठीक है, गणितज्ञ हुए हैं। तो आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। अगर जीरो के बारे में सुनते हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? या गणित के उससे भी बेसिक में देखे होगे तो आर्यभट्ट हमारे दिमाग में आते ही हैं, समझ में आता है। अब आर्यभट्ट ने क्या करा था? एक किताब लिखी थी। ठीक है, उस किताब का नाम क्या था? आर्यभट्टिया। क्या नाम था? आर्यभट्टिया क्या थी? आर्य बोल सकते हो कि आपकी उनकी किताब थी। उस किताब में हमको क्या देखने को मिलता है? गणित। अगर वो मैथमेटिशियंस है तो मैथमेटिशियन ने क्या लिखा होगा? मैथ के बारे में, गणित के बारे में समझाया होगा। तो हम अगर आर्यभट्टिया की बात करें तो आर्यभट्टिया में कितने खंड हैं? 2 खंड है। ठीक है, खंड मतलब समझते हो? सेक्शंस हैं। एक सेक्शन में कुछ और पढ़ाया गया है, एक सेक्शन में कुछ और पढ़ाया गया है। ये चीज क्लियर हो गई। पहला सेक्शन जो है, उस पहले सेक्शन में उन्होंने किसके बारे में बात की है? दश गीतिका। उस सेक्शन का नाम क्या है? दश गीतिका। और दश गीतिका में उन्होंने किसके बारे में बताया? सबसे पहले तो जीरो की खोज की। तो जीरो के बारे में तो बताएंगे ही। अब जब जीरो की खोज हुई तो उसके बाद क्या लगता है कि किस चीज की खोज की होगी उन्होंने? जीरो के बाद क्या चीज मैथ्स में का आगे बढ़ी? अभी हम लोग क्या कुछ पढ़ते हैं? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम का मतलब कब है? जब जीरो वर्किंग में आएगा। क्योंकि अगर कोई भी चीज आप लिखोगे 0.11 तो अगर जीरो ही नहीं होगा तो वो दशमलव का मतलब ही कैसे होगा? और अगर दशमलव हटाओगे नहीं तो अपॉन में 100 कैसे आएगा?
ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि यूरोपियंस कभी भी जीरो को ज्यादा फोकस नहीं करते थे। ये चीज याद रखना, उनके लिए जीरो मान्य नहीं रहता था, उनके लिए 9 ही नंबर सिस्टम थे, 2 ही अंक नंबर थे 1 से लेके 9 तक, उनको जीरो के बारे में पता नहीं था। यूरोपियन जब इंडिया में आए, इन्वेट किया, इसके बाद उनको पता चला कि भैया जीरो भी नंबर में, नंबर सिस्टम में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल के उसमें देखोगे तो अगर कोई भी नंबर आप लिख रहे हो तो नॉर्मली अगर उसके आगे आपने जीरो लिखा तो उसका कोई मतलब नहीं होता, भले आप कितने भी जीरो लिख दो आगे, पर अगर आपने उसके बाद में उसका कोई जीरो ऐड किया तो उस अंक की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। ये चीज क्लियर हो गया। ये डिस्कवरी आर्यभट्ट, आपने बोल सकते आर्यभट्ट ने की थी, इसके बाद ये चीजें आगे कंटिन्यू हुई थी, इसके बाद हमारा जो मैथ्स था और सिंप्लीफाइड हो गया था। ये चीज क्लियर हुई। तो आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट ने दश गीतिका में किसके बारे में बताया? दशमलव के पैमानों के बारे में बताया। ठीक है, दशमलव के पैमानों के बारे में बताया, और साथ में किसके बारे में बताया? जीरो की खोज के बारे में बताया, दशमलव के बारे में बताया, और साथ में जीरो की खोज के बारे में बताया। ठीक है, और तीसरी चीज क्या बढ़ाया उन्होंने? त्रिकोणमिति की, बोल सकते हो कि तत्व के बारे में बताया। त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जिस टाइम जो आप पढ़ते होगे, जब आप 10th में होगे, तो बेसिकली सबको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आई होगी, जब हमने उसको पहली बार पढ़ा था, साइन कॉस थीटा ये क्या ही है। ठीक है, उसकी खोज आर्यभट्ट ने कर दी थी 5th सेंचुरी में, ये चीज याद रखना। आर्यभट्ट ने ये सारी की सारी जो भी डिस्कवरीज की थी वो किस सेंचुरी में की थी? 5th सेंचुरी बीसी में, ये चीज याद रखना। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री उस टाइम से चल रही है, समझ में आया? ठीक है, जैसा पहला सेक्शन जो था वो दश गीतिका था, और दूसरा क्या है? गणित है। ठीक है, गणित में क्या होगा? नॉर्मल, उसमें मैथमेटिक्स थी, जो ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, विमान ज्योमेट्री, वो थी। ठीक है, दूसरी चीज बीज गणित के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, बीज गणित मतलब अलजेब्रास, जो एक्स एंड वाई की फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उन्होंने उसके बारे में भी अपनी किताब में लिख दिया था। ठीक है, तो यहां से हमको क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आर्यभट्ट ने किस किताब, पहले सबसे पहले किस किताब को लिखा था? तो पहले आर्यभट्टिया, और आर्यभट्टिया में भी उन्होंने कितने सेक्शंस बनाए थे? 2 सेक्शन बनाए थे। कौन कौन से? ठीक है, पहला था दश गीतिका, और दूसरा क्या था? दश गीतिका में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शून्य की खोज के बारे में किस सेक्शन में लिखा गया था या किस खंड में लिखा गया था, तो आपको दश गीतिका पता होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई। यहां से हमारे क्वेश्चंस बन गए, किताब के बारे में पढ़ लिया, उसके सेक्शंस के बारे में पढ़ लिया, आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लिया, उसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ये चीज क्लियर हुई, समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्या है हमारे? ब्रह्मगुप्त है। ठीक है, ब्रह्मगुप्त भी एक तरीके से हमारे मैथमेटिशियन है, और ब्रह्मगुप्त ने किस किताब को लिखा था? ब्रह्मस्पुत सिद्धिका। ठीक है, यहां से आपको पढ़ने में अगर दिक्कत आए तो ब्रह्मस्पुत सिद्धांत। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ब्रह्मस्पुत सिद्धांत में उन्होंने किसके बारे में बताया? मैथमेटिशियन, मैथ के बारे में ही बताया। उस मैथ में भी उन्होंने 2 थोड़े से सेक्शन कर दिए, एक में गणित के बारे में बताया और दूसरा कुटक के बारे में बताया। कुटक मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ी है ना हमने, एक्स और वाई की फॉर्म में। तो लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने कुटक में बताया था। कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा समझ लो। जो हम लोग नॉर्मल एक्सप्रेशन लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन उन्होंने उस टाइम पे बना दी थी। किस लिए बनाई थी? कि जो भी आगे की लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व करें, अलजेब्रास को सॉल्व करें, तो ये सारी की सारी एक्स एंड वाई की वैल्यू सिंप्लीफाइड हो जाए। समझ में आ गया? तो कुटक में अगर आपको थोड़ा सा बता दिया, मैथ वाले कनेक्ट कर पाएंगे कि आपने लीनियर इक्वेशंस को जो पढ़ा है उसकी उन्होंने सिंप्लीफाइड एक इक्वेशन बना के दे दी थी उसमें। समझ में आ गया? तो यहां से अगर क्वेश्चन बनना चाहे तो ब्रह्मपुत्र की किताब का नाम क्या है? ब्रह्मस्पुत सिद्धांत। क्लियर है? यहां पे समझ में आ गया सबको? ठीक है, इसके बाद भास्कर द्वितीय ने 2 अलग अलग रचनाएं लिखी। ठीक है, अगर भास्कर सेकंड 2 थे, भास्कर 1 भी थे और भास्कर द्वितीय भी थे। ठीक है, भास्कर द्वितीय ने किसके 2 अलग अलग रचनाओं के बारे में लिखा? पहली रचना क्या थी उनकी? लीलावती, जिसमें उन्होंने किसके बारे में समझाया? गणित के बारे में। और दूसरी क्या थी? द्विज गणित। द्विज गणित में उन्होंने किसके बारे में बताया? बीज गणित के बारे में। ठीक है, इस समझ में आ गया हमारे इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए थे, हमने ये चीज क्लियर कर ली। ठीक है, उनके आइडियाज के बारे में भी हमने यहाँ पे समझ लिया।
समझ में आया यहां तक सबको? क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। तो क्या है, द सिंबल और जीरो वॉज डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्ट 1, या बोल सकते हैं कि शून्य की प्रतीक की खोज किसने की थी? प्रथम ने। ठीक है, और उन्होंने क्या करा? इन कनेक्शन विद द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ सिस्टम, किसके बारे में? संख्याओं को किसके बारे में समझाया? दशमलव प्रतीक के बारे संबंध में उन्होंने उसको अपना डिस्क्राइब किया। मतलब कि जब जीरो की उन्होंने खोज करी, जीरो की खोज के जस्ट बाद उन्होंने किसके बारे में समझाया अपनी बुक में? दशमलव के बारे में। सबसे पहले जीरो आया, फिर जीरो के बाद उन्होंने डेसिमल सिस्टम और दशमलव के बारे में खोज की और बताया कि नंबर को हम 0.11 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट आर्यभट्ट 1 ने और क्या बोला था कि रिक्त स्थानों को एक वृत्त से भरना चाहिए। वृत्त मतलब समझते हो? सर्किल से, और जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? शून्य जैसे, जो कि शून्य जैसा लगता है। मतलब उन्होंने नाम दे दिया था कि इसको हम शून्य बोलेंगे या जीरो बोलेंगे। ये चीज क्लियर हो गई? अब इतना याद रखना कि आर्यभट्ट ने डिस्कवरी तो की थी, पर उसका कभी चित्रण नहीं किया था। उन्होंने जो भी चीज लिखी थी उसका चित्रण नहीं बताया था कि जीरो इस तरीके से ही होना चाहिए। उन्होंने बस इतना बोल दिया था कि वृत्त के में भरना चाहिए, ठीक है, वृत्त की शेप में होना चाहिए। पर उसको, उसका सही चित्रण किसने किया था? भास्करा 1 ने किया था। ठीक है, भास्करा 1 की जो किताब है उसमें हमको जीरो का चित्रण देखने को मिलता है। इतना याद रखना ये दोनों कनेक्शंस में। उन्होंने डिस्कवरी कर दी थी, उन्होंने बता दिया था, पर उन्होंने उसका सही से चित्रण नहीं किया था कि जीरो को कैसे हम लोग लिख सकते हैं या कैसे बोल सकते हैं। उसका आपका बोल सकते हो चित्रण हमको कहां देखने को मिलता है? भास्करा 1 की किताब में। उसके बारे में हमको नहीं बताया, बस इतना याद है कि उन्होंने उसका चित्रण जरूर किया था। समझ में आ गया? भास्करा 2 याद रखने की भास्करा 2 ने अलग थे और भास्करा 1 अलग थे। भास्करा 1 ने आर्यभट्ट के जीरो का चित्रण किया था और भास्करा 2 ने दो सेक्शंस के दो आपके खंड लिखे थे गणित के। ये चीज समझ में आई? ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब देखो, जब जीरो की खोज हुई, जब डेसिमल सिस्टम दशमलव वाला आपका कॉन्सेप्ट मैथ्स में आया, तो वो क्या करेगा? आपकी मैथ्स की जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी, मैथ्स को आसान करेगा या और मतलब डिफिकल्ट बना देगा? आसान करेगा। तो जीरो की खोज के बाद हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्या आया? क्रांति आई। ठीक है, हम गणित को और अच्छे से समझ पाए, और जीरो और डेसिमल सिस्टम के आने के बाद ये मैथ्स के सारे जो इक्वेशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसी हो गई? सिंप्लीफाइड हो गई, सारी की सारी सरल बन गई। ये चीज क्लियर हो गई? क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर जीरो अगर नंबर सिस्टम में नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? किसी भी अंक को अगर आपको 100 लिखना है या आप बोल सकते हो 110 लिखना है, तो वो जीरो ही नहीं होगा, तो कैसे समझोगे? समझ सकते हो ना वो सारी चीजें कि जीरो अगर नहीं होता तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी, और जीरो के आने के बाद कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होंगी। तो वही चीज थी कि वास्तव में गणित गणना में एक क्रांति ला दी। किस चीज ने ला दी? जीरो की खोज ने, जो कि किसने की थी? आर्यभट्ट ने की। समझ में आया यहां तक? ये चीज क्लियर है? अभी तक ज्ञान सबसे पुराना गणित ग्रंथों में बोध, ध्यान, अपस्थम और कत्यान के अगर आपसे कोई पूछे कि मैथमेटिकल टेक्स्ट में सबसे पुराना कौन सी बुक का नाम क्या है, तो उसको आपको याद रखना है कि सुलभ सूत्र एक किताब का नाम है। वो किसकी किताब है? मैथमेटिकल टेक्स्ट, मतलब गणित की सबसे पुरानी किताब है, ये चीज याद रखना। जो कि किसने लिखी थी? बोधयान ने लिखी थी, अपस्तंभ ने लिखी थी और कत्यान ने, तीनों ने मिलकर लिखी थी। ये चीज क्लियर हुई? ये आपके बोलोगे कि अगर सुलभ सूत्र है ना, दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैथमेटिकल टेक्स्ट में गणित के उसमें सबसे पुरानी किताब कौन सी है, तो सुलभ सूत्र। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेगा कि सुलभ सूत्र किस मतलब किस ज्ञान में या किस सब्जेक्ट का हिस्सा है, तो मैथ्स आपको पता होना चाहिए। दोनों तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। सुलभ सूत्र का आप बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में भी पूछ सकते हैं कि विज्ञान से रिलेटेड है या आपका मैथ से रिलेटेड है, यहां से दोनों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आपसे अभी कोई पूछे तो मैथमेटिकल टेक्स्ट में सबसे पुरानी बुक कौन सी मिली है हमको, तो सुलभ सूत्र मित्री। समझ में आया? क्लियर है? दिख रहा है सबको? समझ में आया? अब नेक्स्ट चीज, सुलभ सूत्र में हमको और क्या देखने को मिला? बेसिकली ट्राइंगल्स के टाइप्स के बारे में पता चला। ट्राइंगल्स के टाइप होते हैं ना, जैसे हम लोगों ने पढ़े थे। पहला क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल, बोल सकते हो कि जो सब जिसकी सारी साइड इक्वल होती है।
ठीक है। दूसरा है आपका आइसोसेलेस, जिसकी दो साइड इक्वल होती है, एक अलग होती है, और एक होता है स्केलेन ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड अलग अलग होती है। समझ में आ गया। शुल्ब सूत्र में अगर पूछे कि कौन सा आइडिया उसमें ज्यादा बेसिकली बताया गया था, तो उसमें ट्राइंगल्स के टाइप के बारे में बता दिया था, ट्राइंगल्स के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, जो कि हम आज की किताब में पढ़ते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन ट्राइंगल। ये चीज क्लियर हुई, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, सारा का सारा एक बार रिवाइज करेंगे कि मैथ्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे और आइडियाज थे, हमने यहाँ पे इस चीज को कवर करा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इस आइडिया में किसके बारे में पढ़ा, आर्यभट्ट के बारे में, कि आर्यभट्ट ने एक किताब लिखी थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्यभट्ट की किताब का नाम आर्यभट्टिया। ठीक है, और आर्यभट्टिया में कितने खंड थे, दो खंड थे। पहले खंड कौन सा था, दशगीतिका, और दूसरा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ब्रह्मगुप्त के बारे में। तो ब्रह्मगुप्त में हम लोगों ने देखा कि उनने किस किताब को लिखा था, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे भास्करा टू ने कौन सी किताब को लिखा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, लीलावती और दूसरी आपकी ध्वजगढ़। नेक्स्ट है हमारे, इसके बाद फिर वो सारी की सारी चीजें कि आर्यभट्ट के जीरो का चित्रण किसने किया था, भास्करा वन ने किया था। ये चीज क्लियर हुई, और ये सारी की सारी चीजों के आने से हमारा क्या हुआ, मैथमेटिशियन में एक क्रांति आई। ठीक है, और इस क्रांति के बाद हम बोल सकते हैं कि मैथमेटिशियन मतलब मैथमेटिक्स की फील्ड में सबसे पुरानी किताब कौन सी है, तो वो कौन सी हमारी, ठीक है। और शुल्ब सूत्र कौन सी विषय का हिस्सा है, गणित। यहां से हमारे क्वेश्चंस बने, यहां पे हमने ये चीजें कवर करी, समझ में आ गया सबको। अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान के बारे में समझेंगे। जैसे हमने गणित का एक आप बोल सकते हो विषय लिया, उसमें उन जितने भी लोगों ने कॉन्सेप्ट्स दिए थे, आइडियाज दिए थे, वो सब चीजें हम लोग पढ़ चुके। अब हम किसके बारे में देखेंगे, खगोल विज्ञान के बारे में देखेंगे कि खगोल विज्ञान जो हमारे इंडिया में था वो किस तरीके से, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे, कौन कौन ने किस किस इंसान ने कॉन्सेप्ट दिए थे, और क्या क्या आइडियाज उस टाइम पे प्रचलित थे। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। तो सबसे पहली चीज एस्ट्रोनॉमी क्या है, अभी बताया था हमने कि खगोल विज्ञान आकाश में दिखाई देने वाली वस्तुओं का अध्ययन है। ये चीज क्लियर हुई, वस्तुओं का अध्ययन मतलब कौन सी वस्तुएं जो कि हमको आसमान में देखने को मिलती है, आकाश में देखने को मिलती है। कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है, सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, ग्रह वगैरह जो भी है हमारे। ये चीज क्लियर हुई, तो उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर इंडिया बीइंग अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन, कैसी सिविलाइजेशन है, कैसी सभ्यता है हमारी, पुरानी सभ्यता है। भारत एक बहुत पुरानी सभ्यता होने के कारण खगोल विज्ञान की मौजूद परंपरा थी। मतलब कि उस टाइम पे जब भी कोई एजुकेशन देता था या हम लोग ज्ञान की बात करते थे, उसमें एस्ट्रोनॉमी एक विषय था। समझ में आया कि उस टाइम पे भी बच्चों को खगोल विज्ञान के बारे में बताया जाता था। कि खगोल विज्ञान एक तरीके से देखोगे तो विज्ञान का ही एक पार्ट है ना, साइंस में ही आता है ना ये सारी चीजें। तो विज्ञान में भी हमारा जो देश है, प्राचीन भारत है, वो बहुत आगे था। ठीक है, तो खगोल विज्ञान के बारे में आगे था, और जो की चीजें हमको किसमें देखने को मिलती है, किसमें देखने को मिलती है, वेद और अन्य चीजों में देखने को मिलती है। किसकी चीज, खगोल विज्ञान के कुछ कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज हमको वहां पे देखने को मिलते हैं। समझ में आया। इसके बाद अब जो भी हम बोल सकते हैं कि आपके जो भी आपके साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने, एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं, उन लोगों ने बहुत सारी डिस्कवरीज दी होंगी, कुछ कुछ अचीव किया होगा। उन एस्ट्रोनॉमिस्ट की क्या क्या अचीवमेंट रही है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी में किस चीज की खोज की गई, कैलेंडर की। उन्होंने क्या बनाना सीख लिया, कैलेंडर बनाना सीख लिया। ठीक है, और कैलेंडर बनाने के साथ उन्होंने क्या करा, विश्वसनीय समय पालन उपकरण तैयार कर लिया। मतलब कि एक तरीके से इस टाइम पे तो हमारे पास में वॉच है, उस टाइम पे वॉच हुआ करती थी क्या, तो उन्होंने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया था जिससे हम लोग समय को नाप सकते हैं, टाइम को कीप कर सकते हैं, कि हमको देख सकते हैं कि अभी कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। और सन को बेसिकली अगर देखो कि बहुत पहले के लोग मतलब सूरज को देख के समय बता देते कि अभी कितना बज रहा है, अभी 4 बजने वाले हैं, मतलब सूरज उदय होने वाला है या ढलने वाला है। वो आसमान को देख के, सूरज की दिशा को देखकर वो समय को बता देते थे। ठीक है, तो अगर हम एस्ट्रोनॉमिस्ट की बात करें तो जो खगोल विज्ञान के लोग थे, उन लोगों ने किसकी डिस्कवरी की, क्या क्या पहली सबसे पहले उनकी अचीवमेंट क्या थी, कैलेंडर बनाना। ठीक है, उन्होंने कैलेंडर बना दिया,
और जो भी समय पालन के उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको बना लिया कि नॉर्मली उनको पता चल जाए कि अभी कितना बज रहा है। ये चीज क्लियर हुई। सेकंड क्या है, ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं को घटित होने का समय और अवधि के भविष्यवाणी करना। ग्रहण मतलब कि अभी जो हमारे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होते हैं, उन ग्रहण के बारे में पता करना कि अगला सूर्य ग्रहण कब होने वाला है, अगला चंद्र ग्रहण कब होने वाला है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ग्रहण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्लिप्स। ठीक है, तो एक्लिप्स के बारे में उस टाइम पे ऑकरेंस और ड्यूरेशन भी बता सकते हैं कि कितने घंटे का। जैसे अभी हमको तो न्यूज पे पता चल जाता है कि आज सूर्योदय है 6 बजे से, मतलब 6:30 बजे तक उसमें ग्रहण रहेगा। तो उस टाइम पे भी लोगों को समझ थी, उस टाइम पे न्यूज नहीं हुआ करती थी। हम लोगों को तो घर बैठे बैठे पता चल जाता है, व्हाट्सएप पे पता चल जाता है कि भैया ग्रहण है। ये चीज क्लियर हो गई। पहले हम लोग उन्होंने कैलेंडर को बनाना सीखा और कैलेंडर के साथ में ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जिससे वो टाइम का पता कर सके। ठीक है, दूसरी चीज किसके बारे में उन्होंने पढ़ाई, मतलब उस अचीवमेंट थी कि ग्रहण को बताना सीख लिया कि कितने टाइम तक ग्रहण रहेगा और कब पड़ेगा। अगर आज पड़ गया तो अगला चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कब होगा। ये चीज क्लियर हुई। तीसरी चीज, ग्रहण के समय का अध्ययन रखना, आकाश में कुछ तारों को देखना। ठीक है, कुछ तारों को देखकर भी बेसिकली वो ग्रहण के बारे में बता देते थे। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे अचीवमेंट में देखी। ठीक है, और आखिरी अचीवमेंट क्या थी? ऑब्जर्विंग द सन, मून एंड प्लैनेट्स। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग आज के टाइम पे टेलीस्कोप वगैरह यूज करते हैं, उस टाइम पे भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमको देखने को मिलते थे जिससे वो प्लैनेट्स को देख, मतलब सन को देख पाते थे, मून को देख पाते थे और प्लैनेट्स को देख पाते थे और ऑब्जर्व करते थे कि आज यहाँ पे दशा है, आपकी डायरेक्शन फिर चेंज कहाँ होने वाली है। तो ये सारे के सारे अचीवमेंट्स हमने एस्ट्रोनॉमिस्ट की अचीवमेंट बुक में देखा। ठीक है, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, ये सारी की सारी हमारी 4 अचीवमेंट थी। बेसिकली अगर देखोगे तो 2 ही है। सबसे पहली चीज कैलेंडर बनाना, कैलेंडर के बाद उनको समय का पालन का एक तरीके से उपकरण या इंस्ट्रूमेंट बना देना। ठीक है, और दूसरी चीज ग्रहण के बारे में पता कर लेना कि कब ग्रहण पड़ने वाला है। क्योंकि अभी तो हम लोग बोलते हैं कि ग्रहण को देखोगे तो बेसिकली आपकी अभी बहुत सारी ऐसी प्रचलाएं, मतलब बोल सकते हो कि सारी की सारी ग्रहण के बारे में अलग अलग बातें चलती रहती है। ग्रहण को ऐसे डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, उसमें रहना नहीं चाहिए। पानी आप देखोगे घर पे हमारे इधर की, अगर ग्रहण पड़ जाता है तो पूरे घर को धो देते हैं। ठीक है, अगर पानी भरा है तो वो पानी को भी नहीं पीते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी सभ्यता में या आध्यात्मिक ज्ञान में, पर इसके पीछे भी विज्ञान है, ये चीज याद रखना। जो खगोल विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, उस खगोल विज्ञान में आध्यात्मिकता भी आज के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं, हमारे कल्चर में वो चीज है, और साथ में इसका विज्ञान में भी कहीं ना कहीं मतलब है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये इंटर रिलेटेड है। आज के टाइम पे हम लोग अगर बोल सकते हो कि अगर नॉर्मल एग्जाम्पल दूं तो अगर आप पूजा करते हो या घर से कभी भी आप बाहर निकलते हो तो आपकी मम्मी सबसे पहले टीका लगाती होगी। ठीक है, अगर मंदिर में जाओगे तो सबसे पहले वहां पे टीका लगाने की प्रथा है। ये हमारी संस्कृति है, एक तरीके से बोल सकते हो, पर संस्कृति के साथ में विज्ञान भी है ना, है ना। लगाने से क्या होता है? टीका लगाने से कुछ होता है? मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूं, पर बेसिकली उसके पीछे विज्ञान है। आज अगर नहीं पता तो घर जाके मम्मी से पूछना, नहीं सकते तो एक बार सर्च करना, फिर कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सारी की सारी चीजें जो हम रिचुअल्स आज हमारे टाइम पे यूज करते हैं, वो रिचुअल जो आध्यात्मिक से भी जुड़ी हुई है और साथ में उसके पीछे कहीं ना कोई विज्ञान भी है। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आया? ठीक है, अब देखो, बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्राचीन भारत में अपनी अपने प्राचीन, मतलब ज्ञान के बारे में बताया है। ठीक है, तो हमको ये मैथमेटिशियंस के बारे में पढ़ना है एक एक करके, और ये टॉपिक याद रखना कि मेंस में भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे उसमें फेमस आपके मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट के बारे में भी हम लोग यहाँ पे कवर कर देंगे। ठीक है, तो उसको ब्रीफली हम लोगों को समझना है कि उन लोगों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स दिए। जैसे कि हमने आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा तो वो बहुत ब्रीफ था, एक चीज बता दी, जीरो के बारे में बता दिया, दशमलव के बारे में बता दिया। यहाँ पे हमको ये सारे के सारे मैथमेटिशियंस जो हैं और उनके बारे में हमको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे उस चीज को। समझ में आया? तो वही चीज है, सबसे पहले याद रखना कि अगर बौद्ध ध्यान की बात करें तो उन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए, बस वही चीजें हम लोगों को पढ़नी है। उनके जन्म के बारे में वो सारी चीजें हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बोला उस चैप्टर में कि सब कुछ पढ़ो उनके बारे में। उन्होंने क्या बोला है? कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है और साथ में उनके विचारों के बारे में पढ़ना है कि उन्होंने कौन कौन से विचार दिए हैं। ये चीज क्लियर हुई? तो सबसे पहले हमारे, अब बोल सकते हो कि साइंटिस्ट का नाम क्या है? बौद्ध ध्यान। और दोनों मतलब साइंस की फील्ड में और मैथ की, गणित की फील्ड में, दोनों में ही इन लोगों का हाथ है।
ठीक है, पहले है हमारे दूसरे, तीसरे, चौथे भास्कराचार्य, गंभीर, नागार्जुन, सुश्रुत, पतंजलि, और ये ऐसे सारे के सारे जो प्राचीन भारत के वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये चीज क्लियर हो गई। तो सबसे पहले स्टार्ट करें हम लोग। तो सबसे पहले कौन है? बोधायन है। ठीक है, अब बोधायन ने क्या बढ़ाया? सबसे पहली चीज कि बोधायन गणित में कई अवधारणाओं में तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। अवधारणाओं मतलब बेसिकली बोधायन वाज फर्स्ट टू एक्सेस मैनी कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जिनको उन्होंने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, और जो बाद में यूरोपियन के आने के बाद डिस्कवर्ड हुए। जैसे कि पाई सुना है आपने, पाई के बारे में? जैसे कि सबसे पहले आप सर्किल का बात करोगे, वृत्त की बात करोगे, तो सरकमफेरेंस और एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया निकालते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले अगर आपको सरकमफेरेंस या एरिया निकालना है तो सबसे पहले पाई का पता होना जरूरी है। आर स्क्वायर से अकेला काम नहीं होगा, है ना? तो वो पाई की वैल्यू भी किसने फाइंड आउट करी थी? ये चीज क्लियर हुई, समझ में आ गया? तो इसके बाद अगर आप बात करोगे, द वैल्यू ऑफ पाई वॉज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय हिम। मतलब पाई की वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट करा था। जैसे पाई की वैल्यू होती है ना, क्या होती है? अगर आप फ्रैक्शंस की फॉर्म में देखोगे 22/7, और अगर दशमलव के मामले में देखोगे तो 3.14। ठीक है, तो ये सारी डिस्कवरी किसने कर ली थी? बोधायन ने कर ली थी। कब कर ली थी? 5th और 6th सेंचुरी में। और एनसीईआरटी में हम लोगों को क्या बताया गया कि यूरोपियन ने पाई की खोज की, और यूरोपियन के कारण हम लोग सरकमफेरेंस और रेडियस निकाल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वही बोल रहा हूं प्राचीन ज्ञान के बारे में कि पहले के हमारे साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस बहुत आगे थे, गणित के मामले में भी और विज्ञान के भी मामले में भी। बस हम लोगों को पता कब चला? जब यूरोपियन ने किताब लिखना शुरू करा, और वो किताब हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं, और वो एनसीईआरटी जो आपने सारे के सारे पाइथागोरस थ्योरम्स हैं जिस पाइथागोरस ने लिखी है, वो आगे हम लोग देखेंगे कि उसकी डिस्कवरी भी हमारे वैज्ञानिकों ने पहले ही कर ली थी। ये चीज समझ में आ गई? बस पता हम लोगों को कब चला? जब यूरोपियन हमारे पास में आए, जब प्रिंटिंग की एक बोल सकते हो प्रिंटिंग कल्चर स्टार्ट हुआ। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो हमारे बोधायन ने सबसे पहले किसको एक्सेस, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा था। ठीक है, और साथ में उन्होंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी? पाई की वैल्यू। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो बोधायन ने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करा था? और पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारा किस किस चीज को फाइंड आउट करना बहुत आसान हो गया? वृत्त की क्या क्या चीजें? सरकमफेरेंस और एरिया। ये चीज समझ में आ गया? क्षेत्रफल या बोल सकते हो परिधि। तो इन चीजों को निकालना हमारे लिए क्या हो गया? बहुत ज्यादा आसान हो गया। किसके आने के बाद? पाई की वैल्यू के आने के बाद। समझ में आया ये सारी चीजें? अब what is known today as a Pythagoras theorem is also found in बोधायन सोल्व सूत्र। हमने पढ़ा था सोल्व सूत्र क्या है? ठीक है, एक क्या है? मैथमेटिशियन की एक ग्रंथ है, जिस सबसे पुरानी बुक है। ठीक है, वो किसने लिखी थी? उसमें एक राइटर बोधायन भी थे, और बोधायन ने उसमें किसके बारे में बता दिया था? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जो हम लोग पढ़ते हैं हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर के बारे में। उसका लगभग उसके जैसा, मतलब कि ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, उसके जैसा चीज हमको उनकी किताब में देखने को मिला था, इस तरीके से। इसको हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर और आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो बोलते हैं, ये चीज हमको बोधायन की बुक सुल्ब सूत्र में देखने को मिली थी। बस अब ये बोल सकते हो कि ये वाली थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने की? डिस्कवरी तो उन्होंने कर ली थी, पर डिस्कवरी के बाद उसको किताब में किसने लिखा? पाइथागोरस ने लिखा। तो अपना नाम डाल दिया कि मेरी मैंने ये थ्योरम निकाली है, तो पाइथागोरस थ्योरम हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? तो उस टाइम पे जो सारी चीजें थी वो अब बोल सकते हो कि सर्कुलेट नहीं हो पाई थी। मतलब कि जो उनका ग्रंथ था जिसमें उन्होंने सुलभ सूत्र लिखा था, वो सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस के नाम से है। ठीक है, तो पाई का आविष्कार हमने किया, मतलब बोधायन ने किया, और साथ में किसकी डिस्कवरी की उन्होंने? पाइथागोरस थ्योरम की। ये चीज क्लियर हो गई? दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। सबसे पहली चीज बोधायन, तो बोधायन को याद रखोगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? कौन सी किताब आनी चाहिए? सुलभ सूत्र आनी चाहिए। और सुलभ सूत्र आने के बाद हम लोगों को उसमें क्या बताया? पाई की वैल्यू और साथ में पाइथागोरस थ्योरम। ये चीज क्लियर हो गई? समझ में आ गया यहां तक? अब नेक्स्ट हमारे मैथमेटिशियन वैज्ञानिक कौन है? आर्यभट्ट।
तो आर्यभट्ट ने हमको पता है किसके बारे में खोज की थी, जीरो के बारे में। ऐसा था कि वो बस मैथमेटिशियंस थे, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने मैथ्स की फील्ड में भी काम किया था, विज्ञान की फील्ड में भी किया था, और भूगोल में भी किया था। वो सारे के सारे चीज में मतलब बोल सकते, और फिजिसिस्ट भी थे। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में थ्योरी दी थी, गणित में भी दी थी, विज्ञान में भी दी थी, भूगोल खगोल में भी दी थी। ठीक है, तो अब उनको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली चीज आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 496 एडी में। ठीक है, 5वीं शताब्दी के गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी और भौतिक विज्ञानी थे। विज्ञान मतलब कि उनको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज थी किस चीज की? अब बोल सकते हो मैथ्स की, एस्ट्रोनॉमी की, एस्ट्रोलॉजी की, और साथ में फिजिक्स की। तो उन्होंने इन सारी फील्डों में अपने अपने क्या दिए? कॉन्सेप्ट्स दिए, और साथ में क्या दिए? आइडियाज दिए। समझ में आया? ये सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट, एट मतलब कि 23 साल की उम्र में उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? आर्यभट्टिया। कौन सी किताब लिखी थी? जैसे कि हमने पढ़ा था, तो याद रखना कि उन्होंने कब किस टाइम पे लिख दी थी? जब वो 23 साल के थे। 23 साल में उन्होंने इतनी सारी खोज कर दी थी कि जीरो को भी फाइंड आउट कर लिया था, दशमलव के बारे में भी समझ लिया था। तो आप समझ सकते हो कि वो कितने ब्रिलियंट रहे होंगे। ठीक है, तो वो 23 साल में जब उन्होंने गणित की डिस्कवरी करी थी, तो उनके पास सारे के सारे जो बोल सकते हैं विषय खुले हुए थे। गणित के साथ विज्ञान भी जुड़ा हुआ है, खगोल भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उनकी किताब का नाम क्या था? आर्यभट्टिया, जिसमें उन्होंने क्या बताया था? गणित के सारांश के समरी उन्होंने उसमें डिस्क्राइब कर दी थी कि क्या क्या चीजें हो सकती है गणित में। ये चीज क्लियर हुई? आर्यभट्ट के बारे में पता चला। ठीक है, उनकी बोल सकते हैं कि बॉर्न डेट जरूर याद रखना कि वो उन्होंने किस टाइम पे जन्म लिया था। ठीक है, तो वो 5th सेंचुरी की बात कर रहे थे। तो जिन्होंने जितनी भी डिस्कवरी की है वो 5th सेंचुरी में ही की है। ये चीज समझ में आ गया? ठीक है, वो 5वीं शताब्दी में ही उनकी सारी की सारी डिस्कवरी हमको देखने को मिली। क्लियर है? इसके बाद आर्यभट्ट ने दिखाया कि शून्य केवल एक अंक नहीं बल्कि एक प्रतीक और एक अवधारण भी है। मतलब कि सिंबल भी है और साथ में कॉन्सेप्ट भी है। कि जीरो के आने से ऐसा नहीं कि बस उसको देखने के लिए एक सिंबल जैसा बना दिया कि जीरो है, तो कहीं पे लग रहा है तो 100, तो 100 के साथ 100 लिख दिया तो बस खेल खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। 100 एक मतलब नंबर वैल्यू भी है ना। अगर वो 100 जीरो एग्जिस्ट नहीं होगा तो 100 का कोई मतलब होगा क्या? ये चीज क्लियर हो गई ना? समझ में आया ना कि वो एक तरीके से हमारा कोई एक सिंबल नहीं है, एक प्रतीक नहीं है, साथ में एक कॉन्सेप्ट भी है, अवधारण भी है। कि अगर वो नहीं होता तो बोल सकते कि मैथ्स इतनी आसान होती ही नहीं। ठीक है, और यूरोपियन जितने भी इससे पहले जो 5th सेंचुरी से पहले लोग थे, वो सारे के सारे 1 to 9 नंबर सिस्टम्स को यूज करते थे। 1 to 9 अंकों को ही यूज करते थे, 1 से लेकर 9 तक। इसके बाद उनको नहीं पता था कि जीरो का एग्जिस्टेंस है या नहीं है। उन्होंने सब जब सीखा जब वो यहाँ पे आए थे। समझ में आया? ये चीज क्लियर हुई? नेक्स्ट क्या है? द डिस्कवरी ऑफ जीरो अनेबल्ड आर्यभट्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। तो उन्होंने क्या वो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सटीक दूरी किससे पता चली हम लोगों को? किसकी डिस्कवरी के बाद पता चली? शून्य की खोज के बाद में पता चली। ठीक है, कितनी है आपकी बोल सकते हो कि अर्थ से मून की दूरी? अराउंड 4 लाख किलोमीटर के आसपास में है। अगर एग्जैक्ट देखोगे तो 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग आपको अगर याद रखना है तो 4 लाख किलोमीटर के आसपास में है। तो वो चीज 4 लाख कब एग्जिस्टेंस में आया? जब जीरो आया। 3,84,400 कब लिखवाओगे? 400 के बाद 2 डबल जीरो तो है ना। वो डबल जीरो एग्जिस्ट कब करी? जब उन्होंने शून्य की खोज की। ये चीज क्लियर हो गई? समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान काफी उन्नत था। मतलब कि उस टाइम पे जब प्राचीन भारत की बात करोगे तो उस टाइम पे एस्ट्रोनॉमी बहुत ज्यादा क्या थी? एडवांस थी। ठीक है, बहुत ज्यादा बोल सकते हो कि उसमें डिस्कवरीज की गई थी और बहुत सारे खगोल शास्त्र मतलब उसको पढ़ाया जाता था एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? नेक्स्ट क्या है? खगोल नालंदा की प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला थी। मतलब कि अगर नालंदा की बात करो, नालंदा यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा बोल सकते हो कि एस्ट्रोनॉमिकल वहां पे सब्जेक्ट था। एस्ट्रोनॉमी एक सब्जेक्ट था वहां पर, और एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट होने के बाद वहां पे बहुत सारे अवधारण या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी थे उसकी खोज करने के लिए। तो आर्यभट्ट ने कहां पे जाके अपनी पढ़ाई की होगी?
नालंदा में, ये चीज याद रखना, क्योंकि नालंदा किस सब्जेक्ट में सबसे, मतलब बोल सकते हो कि एक सब्जेक्ट था उसमें खगोल शास्त्र, और उसमें वो नालंदा सबसे उच्च था। ठीक है, वो ऐसा विश्वविद्यालय था कि जिसमें सभी विषय के बारे में था, पर उसमें एक एस्ट्रोनॉमी भी था, खगोल शास्त्र भी था। तो आर्यभट्ट ने सबसे अच्छी जगह पे जाके पढ़ाई की, और कहां पे पढ़ाई की? नालंदा यूनिवर्सिटी में। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आया? इसके बाद द पर्पस बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी वॉज द नीड ऑफ द एक्यूरेट कैलेंडर, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट। मतलब कि जो आपके कैलेंडर है, मतलब जो आपका बोल सकते हो कि खगोल विज्ञान है, उसने किस किस चीज में अचीवमेंट फाइंड आउट करा था, या क्या क्या उन लोग की बोल सकते हो कि क्या क्या फाइंडिंग थी। तो हमने अभी पढ़ा था कि एस्ट्रोनॉमी के कारण हमको क्या देखने को मिला था? सबसे पहली चीज कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर कब बना? जब एस्ट्रोनॉमी में, आप बोल सकते हो खगोल शास्त्र में उन लोगों ने चीजों को फाइंड आउट करा। ठीक है, दूसरी चीज समय पर बुआई और फसलों का चुनाव, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ना टाइम के बारे में पता होना कि किस टाइम पे हम लोगों को फसल को लगाना चाहिए और किस टाइम पे फसल को काटना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हमको कब देखने को मिली? खगोल शास्त्र में जब डिस्कवरीज हुई उनके बाद में। समझ में आया? पहली चीज क्या थी? कैलेंडर को फाइंड आउट करना। दूसरी चीज इसकी फसल की, ठीक है, और साथ में वर्षा का पैटर्न को बेहतर समझना कि किस टाइम पे वर्षा होगी। क्योंकि अगर अभी हम लोगों को पता है कि मई जून में होगी, पर मई जून भी कैलेंडर के आने के बाद ही पता चलेगा ना। अब आज तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग मार्च में, अब कैलकुलेट करोगे तो कभी कभी हो सकता है कि आप बोल सकते हो कि भूल जाओ, पर वो मॉनसून का आना, मौसम का बदलना, पानी का गिरना, ये सारी की सारी चीजें कब एग्जिस्ट में आई? जब एस्ट्रोनॉमी लोगों ने जब कैलेंडर के बारे में पता किया। ठीक है, कैलेंडर से उन लोगों के लिए क्या आसान हो गया? समय पर बुनाई और फसलों को उगाई। ठीक है, दूसरी चीज वर्षा के बारे में पता करना कि वर्षा कब होगी। ठीक है, और मौसमों के बारे में भी पता कर पाओगे, मौसम कब बदल रहे हैं, कौन सा मौसम कब आएगा, ये सारी की सारी चीजें कब पता चली हम लोगों को? इसके आने के बाद, डिस्कवरी के बाद। ठीक है, और किसका पता चला? त्योहारों के बारे में पता चला। ठीक है, तारीखों को तय करना भी हम लोगों को उससे आया। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर हम लोग देखेंगे तो जो आप बोल सकते हो कि ये एस्ट्रोनॉमी में ये सारी की सारी चीजें उन्होंने बहुत ज्यादा आसान कर दी थी खगोल शास्त्र में। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अगर आप पूछोगे कि जो एस्ट्रोनॉमी के डेवलपमेंट के कारण, मतलब कि आप बोल सकते हो कि विकास के कारण क्या क्या देखने को मिला? सबसे पहली चीज कैलेंडर। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न फॉर टाइमली शोइंग एंड सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, कि किस टाइम पे हम लोग लगा सकते हैं और कौन सा क्रॉप लगा सकते हैं। ये चीज भी याद रखना, रावी क्रॉप और कौन सा क्रॉप होता है एक और, तो दोनों के पैटर्न अलग अलग है। रावी और खारिफ दोनों अलग अलग टाइम पे लगाए जाते हैं। ठीक है, अगर खारिफ के टाइम पे रावी लगा दोगे तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से टाइम पे कौन सा क्लाइमेट चल रहा है। ये चीज समझ में आई? तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों की कब फिक्स हुई? एस्ट्रोनॉमी के कारण। और उसकी डिस्कवरी ज्यादातर उसमें किसका हाथ था? हमारे आर्यभट्ट का। ज्यादातर उन्होंने कैलेंडर को भी फाइंड आउट करने में मदद की थी। कैलेंडर अगर फाइंड हो गया तो उसके कारण ये सारी की सारी चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो गई थी कि वर्षा कब होगी, कैसा मौसम होगा, ठीक है, किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं, और जो ग्रहण वगैरह है वो भी सब सारी चीजें इसके बाद ही आपकी एग्जिस्टेंस में आएंगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद ज्योतिष में उपयोग के लिए राशिफल, रात की समय, महासागरों का और रेगिस्तानों को पार करने की आवश्यकता के कारण, मतलब कि हम लोगों को इससे क्या देखने को मिला? एक तो खगोल शास्त्र में जब उन लोगों का ज्ञान और विशेष बढ़ा तो उन लोगों ने क्या तय करने की कोशिश की? रेगिस्तान और महासागरों के बारे में भी पढ़ना शुरू करा। और महासागरों में हम लोगों को पता है कि जो टाइड्स वगैरह जो लहरें होती है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? सन, आपके मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। तो वो चंद्रमा भी किसका पार्ट होगा? खगोल शास्त्र का। ठीक है, और इस चीज की नॉलेज वो लोग क्यों करना चाहते थे? महासागरों के बारे में क्यों पता करना चाहते थे? क्योंकि उस टाइम पे हम लोग जो भी व्यापार करते थे वो किसके थ्रू करते थे? पानी के थ्रू करते थे। अगर पानी का, अगर आपको लहरें के बारे में नहीं पता और अगर आप कहीं गलती से व्यापार करने गए और आप अगर लहरों में फंस गए तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये खगोल शास्त्र ने हमारा क्या करा? ज्योतिष ने उपयोग में राशिफल, रात का समय, महासागरों और रेगिस्तानों को पार करने की आवश्यकता के कारण खगोल विज्ञान का ज्ञान विशेष रूप से उजागर और सितारों का ज्ञान व्यापार में बहुत महत्व रखता है।
मतलब हम लोगों को पता होना चाहिए कि टाइड्स जो है, रेगिस्तान है, जैसे रेगिस्तान में जो बवंडर टाइप का आता है, तो ये सारी की सारी चीजें हमको कैसे पता चली? ये राशिफल और खगोल विज्ञान के बाद ही। समझ में आ गया? ये सारी चीजें क्लियर है? और आर्यभट्ट ने और किस चीज के बारे में बताया था? किस चीज को उन्होंने रिजेक्ट करा था? एक थ्योरी थी पहले के टाइम पे, ये बोला जाता था कि जो हमारा अर्थ है वो अचल है, इमूवेबल है। पर एक्चुअल में ऐसा है क्या? अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है। किस पे रोटेट करता है? अपने खुद के एक्सिस पे। ये पहले के आर्यभट्ट के पहले के लोग इस चीज को नहीं मानते थे, वो सोचते थे कि जो अर्थ है वो अचल है, क्योंकि हम लोगों को अचल ही लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। उस चीज को गलत किसने करके बताया? आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि पृथ्वी अचल है, इस लोकप्रिय आपकी खोज को किसने, आर्यभट्ट ने क्या बताया? कि ये सिद्धांत गलत है। और उन्होंने क्या बताया? पृथ्वी कैसी है? गोल है और अपनी दूरी पर घूमती है, मतलब अपनी एक्सिस पे, खुद की एक्सिस पे रोटेट करती है, अलोंग इट्स ऑल एक्सिस। ठीक है, तो खुद की एक्सिस पे रोटेट भी करती है और वो अचल भी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बताया? आर्यभट्ट ने सिद्ध करके बताया था। ये चीज क्लियर हो गई? आर्यभट्ट के पहले के लोग यही समझते थे कि जो अर्थ है वो अचल है और अचल होने के कारण वो रोटेट नहीं करता। ये सारी चीजें समझ में आई। और उन्होंने बताया कि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सूरज की उपस्थिति झूठी है। पहले क्या बेसिकली क्या बोला जाता था? पहले ईस्ट टू वेस्ट जो हमारा सन की बोल सकते हो कि प्रेजेंस है, वो कैसी रहती थी? ईस्ट से वेस्ट की तरफ रहती थी। ऐसा नहीं है। उन्होंने इस चीज को भी उल्टा सिद्ध करके बताया कि जब हम लोग बेसिकली देखोगे, जब आप आगे की तरफ मूव करते हो या कार से आप लोग या गाड़ी से जब जाते हो, तो जो परछाइयां हैं वो पीछे की तरफ बनती है या आगे की तरफ बनती है? पीछे की तरफ बनती है। तो उससे हमको क्या पता चलता है कि जो सन की दूरी है वो वेस्ट टू ईस्ट नहीं, ईस्ट टू वेस्ट नहीं, वेस्ट टू ईस्ट रहती है। तो इस चीज को भी किसने गलत प्रूफ करके बताया? आर्यभट्ट ने। ये चीज समझ में आ गई? तो हमने आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा, ये चीज समझ में आ गई। तो उन्होंने, हमने आर्यभट्ट के मैथ के बारे में डिस्कवरी तो देखी थी कि गणित में उनकी क्या क्या डिस्कवरी थी, साथ में एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र में भी उनकी डिस्कवरीज के बारे में हम लोगों ने देख लिया। उन्होंने कैलेंडर बनाने में मदद करी, उन्होंने टाइम कीपिंग इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में मदद की, आप बोल सकते हो कि मौसमों का पता लगाया, ठीक है, वर्षा कब होगी, ये सारी चीजें बताई और दो सिद्धांतों को गलत प्रूफ करके बताया। पहला सिद्धांत क्या था? कि धरती अचल है, पृथ्वी क्या है? अचल है, वो रोटेट नहीं करती। पर उन्होंने बताया कि वो पृथ्वी जो है रोटेट भी करती है और अपने खुद की एक्सिस पे रोटेट करती है। ठीक है, और दूसरी चीज, जो भी सन की बोल सकते हो प्रेजेंस है, वो कैसी डायरेक्शन में है? ईस्ट टू वेस्ट है। ये पहले के लोग समझते थे, पर उन्होंने उदाहरण के रूप में जब उन्होंने डिस्कवरी की, जब उन्होंने परछाइयां देखी, तो उससे हमको क्या समझ में आया कि जब परछाइयां पीछे की तरफ बन रही है तो हमारा जो डायरेक्शन है वो उल्टा है, वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज क्लियर है? तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे आर्यभट्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक बार पढ़ लोगे कि व्हेन अ पर्सन ट्रेवल्स, मतलब कि अगर कोई, जब कोई व्यक्ति नाव में यात्रा करता है तो किनारे पर लगे पेड़ विपरीत दिशा में चलने का प्रतीक हमको देखते हैं। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो चंद्रमा और ग्रहण है, मतलब इनके कारण हमारा जो डायरेक्शन है सन का, वो क्या है? अलग अलग, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट नहीं है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं है, वेस्ट टू ईस्ट है। ये चीज क्लियर हुई? समझ में आया? तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के लिए एक वैज्ञानिक भी दी और स्पष्ट किया कि ग्रहण राहु और केतु या किसी अन्य राक्षस के कारण नहीं होता। मतलब कि उन्होंने क्या बताया? जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं, जो एपिक्लिप्स आते हैं हमारे सोलर और लूनर, वो किसके कारण? राहु और केतु के कारण नहीं होते। हम लोग तो यही समझते हैं ना, राहु केतु उस पर जाके बैठ जाते हैं और उसके कारण वो सन को ढक लेते हैं तो ग्रहण हो जाता है। ऐसा नहीं है। उन्होंने उस टाइम पे भी ये डिस्कवरी करके बता दी थी कि भैया ये राक्षसों के कारण नहीं होता है, इसके पीछे भी क्या है? विज्ञान है। ठीक है, इसके पीछे भी क्या है? साइंस है। तो उन्होंने ये वाली चीजों को भी डिस्क्राइब करके बता दिया था कि भैया ये जो सोलर आपका एक्लिप्स होते हैं, लूनर होते हैं, या चंद्र ग्रहण और जो आपका सूर्य ग्रहण होते हैं, वो राक्षसों के कारण नहीं होते। ठीक है, राहु और केतु के कारण नहीं होते। ये किसके कारण होते हैं? बेसिकली आपके विज्ञान के कारण होते हैं, जो हम लोगों ने पढ़े। ये चीज क्लियर हुई? समझ में आया? तो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा? समझ में आया ये सारी चीजें? तो हम लोगों ने दो के बारे में कवर कर लिया है। कौन कौन सी चीज? बौद्धायन और साथ में आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट में हमने इस वाले पार्ट में ज्यादातर उनके ऊपर किस मतलब विषय में ज्यादा फोकस किया है? खगोल विज्ञान में।
ठीक है, खगोल विज्ञान हो गया। उन्होंने कौन कौन सी डिस्कवरीज दी, क्योंकि गणित में हम लोगों ने उस चीज को कवर कर लिया था कि उन्होंने बुक लिखी, गणित के सारे सिद्धांत दिए, और खगोल में उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर करी। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम लोग, आपका काम ये है कि ये सारी की सारी स्लाइड को एक एक करके अच्छे से उनको समझना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। इसको पढ़ने के बाद अगर आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लोगे तो वो चीज वहीं पे क्लियर हो जाएगी। और ये चीज याद रखना कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स हैं और आइडियाज हैं। इस चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा फैक्चुअल वे में और समझना पड़ेगा कि कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया कि कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछो कि अगर आप गणित पढ़ रहे हो तो गणित के क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं प्राचीन भारत में, और उसके क्या क्या विचार हैं, क्या क्या आइडियाज है। समझ में आ गया? तो मैंने बता दिया है आपको कि इधर तक ही आपकी लिमिट रखनी है, आपको अपना स्मार्ट वर्क करना है। हर चीज नहीं पढ़नी कि आप गणित में चले गए तो गणित में सब कुछ ही पढ़ जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं गणित में। तो विज्ञान में देखोगे तो विज्ञान में भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो 2 चीजें हम लोगों को इस यूनिट में याद रखनी है। पहले क्या है आपका कॉन्सेप्ट्स, और दूसरे हमारे क्या है विचार और आइडियाज है। तो जब भी कोई टॉपिक को पढ़ने बैठो तो ये दोनों चीजें अपने आप से जरूर पूछना कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए क्या, इसके आइडियाज बन गए क्या, और तीसरी कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ये हमारा काम। ठीक है, तो कल हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे, ब्रह्मगुप्त को। तो अगर हो सके तो इसकी एक रीडिंग आप करके आना। अगर आप एक बार पहले से अगर रीड कर पाओगे तो ये वैसे आपकी पीडीएफ आ जाएगी ग्रुप में, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? चलो एंड करते हैं आज सेशन को। थैंक यू।